विश्वविद्यालय के मूलधन्य विद्वान समाजशास्त्री एवं मेरे अभिन्न मित्र डॉक्टर अनिल कुमार जी, सम्मानीय अतिथि जयपुर नेशनल लाइब्रेरी अजीज मित्र प्रोफेसर के एल शर्मा साहब, कॉलेज के प्रिंसिपल एवं समारोह के अध्यक्ष आदरणीय डॉक्टर आर एस खोलिया जी, इस कॉन्फ्रेंस के ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी डॉक्टर आलोक कुमार जी मीणा, कॉलेज के वाइस प्रिंसिपल साहब शर्मा साहब, आज के हमारे राजस्थान एसोसिएशन के अध्यक्ष श्री डॉक्टर मोहन अडवाणी जी, और साथ ही में इस समाज देशों के और दूसरी जगहों से भी अनेक विद्वान पधारे हैं। इस बात के लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आपने मुझे भी यह अवसर आपसे बात करने का, आपसे कुछ विचारों को शेयर करने का अवसर प्रदान किया है। मेरे लिए खासतौर से बहुत खुशी की बात है कि ये कॉन्फ्रेंस अलवर में हो रही है, क्योंकि अलवर मेरा अपना शहर है। यहाँ आज से 150 वर्ष पहले मेरे पुरखे यहाँ आकर हमेशा के लिए बस गए थे, और जब भी कभी मुझे अलवर आने का अवसर प्राप्त होता है तो मुझे वाकई में हार्दिक प्रसन्नता होती है, और उस प्रसन्नता को शब्दों में व्यक्त नहीं कर सकता। आज से कुछ वर्षों पूर्व राजस्थान जब अलवर के राजर्षि कॉलेज की जिस समय गोल्डन जुबली हो रही थी, तो भी हमको ये निमंत्रण मिला कि हम अपनी राजस्थान एसोसिएशन की कॉन्फ्रेंस को अलवर में आकर करें, और उसको हमने स्वीकार करने में 2 मिनट का समय भी नहीं लगा। मैंने उसको तुरंत स्वीकार कर लिया, क्योंकि यह अवसर मेरे लिए दुगनी खुशी का था कि ये कॉलेज की, राजर्षि कॉलेज की, जहाँ मैं अपने पढ़ाई की, वहाँ की ये गोल्डन जुबली थी, और फिर ये हमारे अपने शहर में ये कॉन्फ्रेंस होने जा रही है। ये कितनी खुशी की बात है कि अलवर के कॉलेजेस, और खासतौर से जो कि आर्ट्स कॉलेज के नाम से अलग से PSR कॉलेज बन गया है, ये कितने गतिशील तरीके से यहाँ इस तरह के कॉन्फ्रेंसेस सेमिनार्स कर रहे हैं। इसी साल के प्रारंभ में संभवतः फरवरी का महीना था जब यहाँ एक दूसरी कॉन्फ्रेंस और वैश्वीकरण पर हुई, और उस समय भी यहाँ अनेक लोग सारे देश में से पधारे, और इसी साल के अंदर दूसरी इतनी बड़ी कॉन्फ्रेंस मानवीय अधिकारों को लेकर यहाँ हो रही है। तो ये मेरे दुगनी खुशी की बात है, और मैं राजस्थान इस कॉलेज के समस्त प्राध्यापकों की, यहाँ के प्रशासन की, समाजशास्त्र विभाग की और आप सबकी प्रशंसा करना चाहता हूँ कि आप इस तरीके से अगर गतिमान और गतिशील रहते हैं तो वो दिन दूर नहीं कि जब हम अपना स्थान राजस्थान के समाजशास्त्र में और उससे आगे बढ़कर हिंदुस्तान के समाजशास्त्र में बना पाएंगे। मैं इसी के साथ एक बात और भी कहना चाहता हूँ कि हमारा निरंतर भारतीय समाजशास्त्र परिषद के फोरम से निरंतर हमारा ये प्रयास है कि किस प्रकार से हमारी जो क्षेत्रीय समाजशास्त्र परिषदें हैं वो किस प्रकार से बहुत तेजी से गतिशील तरीके से काम करते हुए भारतवर्ष के समाजशास्त्र में अपना स्थान बना सकती हैं। जब हमारी क्षेत्रीय समाजशास्त्र परिषद है, और जैसे कि राजस्थान समाजशास्त्र परिषद बहुत बड़े गतिशील तरीके से, बड़े उत्साह के साथ हर साल अपनी कॉन्फ्रेंस आयोजित कर रहे हैं, ये बड़ी खुशी की बात है। और मैं अपने मन में आश्वस्त महसूस करता हूँ कि इसी तरीके से अगर हम निरंतर अपने कॉन्फ्रेंसेस सेमिनार्स करते रहे तो न केवल हम भारतवर्ष के समाजशास्त्र में अपना एक विशिष्ट स्थान बना पाएंगे, बल्कि अगर हमारे देश की अन्य क्षेत्रीय जो समाजशास्त्र परिषदें हैं अगर वो भी इस तरीके से काम करती रहेगी तो हम निश्चित रूप से दुनिया के समाजशास्त्र में अपना एक विशिष्ट स्थान बना पाएंगे। और इसके लिए मैं आप सबको, आयोजकों को अपनी शुभकामनाएं प्रदान करता हूं और अपनी तरफ से बधाई देना चाहता हूं। आइए मैं अब जरा सी बात कॉन्फ्रेंस के जो मुख्य विषय आज का है, ह्यूमन राइट्स रिवोल्यूशन, इम्प्लीमेंटेशन रिवोल्यूशन, यानी कि मानवाधिकार, इनके विकास, क्रियान्वयन तथा मूल्यांकन पर अपने संक्षिप्त विचारों की आपसे साझेदारी करूं। मैं इस विषय का कोई विद्वान तो नहीं, लेकिन फिर भी क्योंकि मुझको यहाँ ये निमंत्रण स्वीकार करना ही था, तो जो भी कुछ छोटे मोटे विचार मैं अपने साथ संग्रहित कर पाया जो मन में है वही मैं आपसे शेयर कर पाऊंगा। मानवाधिकारों से सामान्य रूप से मौलिक अधिकारों एवं स्वतंत्रता से है, इसके सभी मानव प्राणी हकदार हैं, जैसे कि जीवन और आजाद रहने का अधिकार, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और कानून के सामने समानता एवं आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकारों के साथ साथ सांस्कृतिक गतिविधियों में भाग लेने का अधिकार, भोजन का अधिकार, काम करने का अधिकार एवं शिक्षा का अधिकार। सामान्य जानकारी के अनुसार जैसा कि हम देखते हैं, हम पाते हैं कि विश्व में वैश्विक मानवाधिकारों के बारे का इतिहास कोई बहुत पुराना इतिहास नहीं है। ये बहुत बाद में हमारे सामने एक रूप में उपस्थित होते हैं, और उससे पहले अगर कोई अवधारणा हमारे सामने थी तो वो कुल मिलाकर
हम कह सकते हैं कि मतलब अभी हमको थोड़ी बहुत विचार तो देखने को मिलते हैं, जैसे हम आगे संविधान की बात कर सकते हैं, जबकि इन सभी प्रलोभों में कहीं ना कहीं मानव के अधिकारों की बात की गई है, लेकिन मानवाधिकारों की अधिक आधुनिक जो अवधारणा है वो मुख्य रूप से या तो हम फिर जूडियो क्रिश्चियन नैतिकता की यूरोपीय धर्मनिरपेक्षता में हमको देखने को मिलती है, या फिर हमने जो एनलाइटनमेंट का जो पीरियड है, जो ज्ञानोदय का पीरियड यूरोप के इतिहास में खासतौर से अपना एक विशिष्ट स्थान रखता है, वहां हमको इसका कुछ आभास जरूर हमको होने लगता है। और इसमें खासतौर से जॉन लॉक जैसे दर्शन शास्त्रियों ने और विद्वानों ने, दार्शनिकों ने अपना प्रारंभिक योगदान दिया है। लेकिन इस मायने में, लेकिन खास तौर से जो दुनिया की दो प्रसिद्ध जो क्रांतियां हुई हैं, अमेरिकन क्रांति जो कि 1776 में घटित हुई, और फिर फ्रेंच रेवोल्यूशन, फ्रांसीसी क्रांति जो कि 1789 में घटित हुई, इन दोनों को और इसी के साथ साथ हम देखते हैं कि पुनर्जागरण, रेनेसांस और रिफॉर्मेशन के दौरान जो सारी गतिविधियां हुई, उनसे दुनिया में निश्चित रूप से मानवाधिकारों को लेके चेतना बहुत आगे बढ़ी, और उसने मानवाधिकारों के बारे में दुनिया के विविध देशों को इस रूप में जागरूक किया। लेकिन इसके बारे में कोई बहुत विस्तृत चर्चा नहीं है, लेकिन विस्तृत चर्चा जो प्रारंभ होती है, शुरू होती है, वो खासतौर से सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद, 1945 के बाद, और जो गतिविधियां यूनाइटेड नेशंस के फोरम पे हुई, तब हमको निश्चित रूप से मानवाधिकारों के बारे में उनकी स्थापना होती है, उनके बारे में बात होती है, काम आगे बढ़ता है। और इसका प्रमुख कारण रहे कि विश्व युद्धों के दौरान होने वाली जो जीवन की बड़ी भारी जो क्षति हुई, अनेक लाखों लोग जो इन वार्स के अंदर मारे गए, और इसी के साथ साथ मानवाधिकारों का जो भारी दुरुपयोग हुआ, उसने इस बात की यूनाइटेड नेशंस को और यूनाइटेड नेशंस के सारे सदस्य देशों को प्रेरित किया कि वो मानवाधिकारों के बारे में सोचें और कैसे मानवाधिकारों के उल्लंघन को रोकें, इसके प्रयास किए जाने चाहिए। अगर हम ये भी देखें कि मानवाधिकारों का हनन कब होता है, मानवाधिकारों का हनन तब होता है जब किसी राज्य अथवा राजकीय कर्ता आधारभूत मानवाधिकारों का, जिसमें नागरिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, सामाजिक तथा आर्थिक अधिकार सम्मिलित हैं, दुरुपयोग करें, उपेक्षा करें। राष्ट्रीय समितियां, राष्ट्रीय संस्थान एवं सरकारी तथा अन्य स्वतंत्र एनजीओ, जैसे मैं कुछ नाम आपके सामने रखना चाहता हूं, एमनेस्टी इंटरनेशनल, इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, या मैं कुछ केवल संक्षिप्त में कुछ एरियाज के नाम आपके सामने रखना चाहूंगा, जिन एरियाज में मानवाधिकारों का उल्लंघन हो रहा है, इनमें और जिनसे हम दैनिक जीवन में रूबरू हो, घृणा एवं हिंसा, जैसे बिहार के प्रति महाराष्ट्र में इत्यादि को शामिल किया जा सकता है। इसी के साथ साथ महिलाओं के विरुद्ध होने वाले अपराधों, उच्च जातियों द्वारा दलितों पर अत्याचार एवं उनकी महिलाओं से बलात्कार, दहेज संबंधी अपराध इत्यादि भ्रूण हत्याएं, ये सब इसी से संबंधित हैं और इन पर हमको विचार करना चाहिए। अपने इस उद्बोधन को संक्षिप्त करते हुए मैं केवल एक उदाहरण के द्वारा मानवाधिकारों के हनन और उससे उठे हुए कष्टों के बारे में आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। इसके बारे में अभी मैंने एक दो रोज पहले टीवी पर एक प्रोग्राम देखा, सावधान इंडिया, और संक्षिप्त में आपसे बात करता हूँ कि एक गरीब लड़का बहराइच से गरीबी के कारण, और कहा भाई दिल्ली अगर चले जाओ तो शायद कमा के अपना जीवन व्यापक कर सकोगे, वो दिल्ली में आ गया और वहां आकर सोचा कि क्या करूं क्या नहीं करूं। उसने एक सब्जी का ठेला लगाना शुरू किया। एक दिन उसका ठेला किसी रईस की गाड़ी से जरा सा छू गया। इन रईस महोदय ने अपने पर्स में 200 रुपए रख के उसके ठेले पर कहीं छुपा दिए। पुलिस वाले को बुला लाया और कहा कि देखो इस आदमी ने मेरे 200 रुपए चुराए हैं, और उस 200 रुपए के चुराने के एवज में पुलिस ने उसको जेल में डाल दिया। जेल में 2 महीने नहीं, 3 महीने नहीं, 6 महीने नहीं, 9 महीने तक वो आदमी सड़ता रहा। और तब जब मानवाधिकारी संगठनों को उसके बारे में पता लगा तो उन्होंने बड़ी कोशिश की, और उनकी सब प्रकार की कोशिशों के बावजूद भी, इस आदमी के निरपराध होने के बावजूद भी उसको अपना जुर्म बिना कारण के स्वीकार करना पड़ा। तब कहीं जाके उसका जेल से छुटकारा हुआ और वो 9 महीने 11 महीने तक जेल में कस पाता रहा।
ये आज स्थिति है हमारे यहाँ मानवाधिकारों को लेकर। मैं अंत में केवल आपसे इतना ही कहना चाहूँगा कि यह सच है कि हम समस्त सामाजिक एवं आर्थिक अन्यायों को समाप्त करने में तथा समस्त लोगों को अवसर की समानता प्रदान करने में कभी भी पूरी तरीके से सफल नहीं हो पाए, लेकिन हम कुछ ऐसे व्यवहारिक कदम तो निश्चित ही उठा सकते हैं जो कि हमारे समाज को कुछ अधिक दयावान तथा कुछ अधिक